वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बीएससी प्रो क्लासेज में। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और श्री गणेश जी की कृपा आप सभी पर और हम सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं वो एक बार कमेंट करके बताइए कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुका है। पुष्पेंद्र सर, 9th लेक्चर की पीडीएफ नहीं अपलोड हुई? हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, हाँ। कभी कभी क्या है, अपन बहुत सारी पीडीएफ होती हैं, क्योंकि 3 केमिस्ट्री क्लास होती हैं, 3 फिजिक्स की होती हैं, 3 मैथमेटिक्स की होती हैं। तो जो टेक्निकल टीम है वो उसके साथ हो जाता है ऐसा, तो मैं उनको बोल दूंगा। ठीक है, हाँ। चलो भाई, तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने आज बताया था आपको कि उसमें ये जो चैप्टर था इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत रह जाएगा तो उसको करवाएंगे। बाकी उससे आगे अपन घूर्णन यानी कि रोटेशन वाले जो फ्रेम है उनको अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि अपन ने फिजिकल लॉज जो आते हैं अपने पास, भौतिक नियम, उसके 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं, तो उनको भी बताना मैंने जरूरी समझा, तो उसको भी अपन करवा देते हैं। ठीक है, तो आज का जो है अपने पास संवेग संरक्षण का नियम। क्या? ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, बताओ तो। क्या? तो पुष्पेंद्र, संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि आपके जो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, जब हम कोलिजन्स की बात करते हैं, टक्करों की बात करते हैं, तो उस टाइम जो हमारे पास सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के अंदर टक्कर हो रही हैं, उसके अंदर हमारे पास जो मोमेंटम है वो रहता है क्या, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब यानी कि उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। टोटल उनका जब ऐड हम निकालते हैं, टोटल जब निकालते हैं एक सिस्टम का, संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। सिस्टम का मतलब, मैं ये एक बॉक्स ले लेता हूँ सपोज करो, और इसके अंदर 2 बॉल्स हैं अपने पास। ठीक है, क्या है, 2 बॉल्स हैं, ये आपस में क्या कर रही हैं, कोलिजन कर रही हैं। तो कोलिजन कर रही हैं, तो मैं सिस्टम किसको मान रहा हूँ, इस कंप्लीट को क्या मान रहा हूँ मैं, एक कोलिजन मान रहा हूँ। इस कंप्लीट को क्या मान रहा हूँ, एक सिस्टम मान रहा हूँ। इसको क्या मान रहा हूँ, सिस्टम। क्या मान रहा हूँ, सिस्टम। तो हाँ, हो सकता है इसका P1 है और इसका P2 है स्टार्टिंग में, बाद में इनका कुछ और हो जाए, इसका कुछ और हो जाए, लेकिन टोटल की जब मैं बात करूंगा, इस बॉक्स के अंदर जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि मेरे पास जो निकाय है, इस निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद। जब हम कोलिजन्स पढ़ते हैं तो P1 और P2 को एक सिस्टम मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, सिस्टम। ठीक है, तो आपको यह बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि सिस्टम है क्या, निकाय क्या है। ठीक है, हाँ, एलवीएस यादव वाला सिस्टम नहीं, यहां पर अपना अलग सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी वस्तु की या ऑब्जेक्ट की हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। आ रही है बात समझ में? चलो, सिस्टम की बात समझ में आ गई। अंकित, वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित सर, आज नोटिफिकेशन नहीं आया यार। नोटिफिकेशन तो आया था सभी को, मेरे को खुद को 3 नोटिफिकेशन आ गया यार। चलो,
कोई इश्यू हो गया होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी आपको पता ही है टाइम 7 बजे का है, तो वो तो बिना नोटिफिकेशन में आ जाया करो, आप एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है। हाँ, तो ये था अपने पास सिस्टम। तो ये क्या कहता है संवेग संरक्षण का नियम, कि किसी निकाय का अब मैं क्या लिख रहा हूँ, निकाय लिख रहा हूँ। निकाय मतलब सिस्टम, निकाय यानी कि सिस्टम लिख देता हूँ, चलो। का चक्कर से पूर्व एवं टक्कर के बाद कुल संवेग संरक्षित रहता है, समान प्राप्त होता है। अब ठीक है, इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों, बात समझ में आई, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम की बात समझ में आई या नहीं आई। पवन राजपूत प्रणाम सर, आज नोटिफिकेशन नहीं भेजा, नोटिफिकेशन नहीं आया क्या यार, चलो ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इंग्लिश में अगर लिखूं कि मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व बिफोर collision एंड टोटल लिखना है इसका ना, टोटल। सर जी इसको यहाँ लिखवाने का क्या मकसद है, अपन तो निर्देश तंत्र पढ़ रहे थे, अपन तो निर्देश तंत्र पढ़ रहे थे सर जी, इसका यहाँ लिखवाने का क्या मतलब है। यहाँ पर मतलब है, अपन कुछ बताना चाह रहे थे, तो देखो यहाँ पे लिख लेना, दिस इज कार्ड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। अब देखो अपन पढ़ रहे थे क्या, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया क्या गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में या फिर गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का नियम लगता है, तो हाँ लगता है। क्या संवेग चेंज होता है। अच्छा एक बात बताओ, पवन रोहित अंकित और पुष्पेंद्र चारों लोग एक बात बताइए आप अभी, कि हमारे पास गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, क्या उसमें संवेग निश्चर था या मोमेंटम इनवेरिएंट था। इज मोमेंटम इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या गैलीलियन रूपांतरण में संवेग निश्चर था, हाँ या नाम जवाब दो, बताओ बताओ। गैलीलियन रूपांतरण में संवेग निश्चर था क्या।
कुछ फॉर्मूला आया था देखो। ये आया था, यानी कि वेग तो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इसको अपन जब वी डैश निकालते थे तो यही तो आता था। ये बात है, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, देखो, वेरी गुड। लेकिन हेमंत, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन हमारे पास जो वी डैश है, ये जो वी डैश है ना, ये किस में है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मोमेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है, इनवेरिएंट नहीं रहती है। तो वेलोसिटी नॉट इनवेरिएंट, तो हमारे पास जो मोमेंटम होता है एम वी डैश, तो ये भी इनवेरिएंट नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, क्योंकि, लिखो पॉइंट, गैलीलियन रूपांतरण में कणों का संवेग अपरिवर्ती नहीं होता है। लिखो, मैं लिखवा ही देता हूं यार इतनी देर में तो। गैलीलियन रूपांतरण में संवेग निश्चर नहीं रहता है, परंतु संवेग संरक्षण का नियम निश्चर रहता है। ये क्या कहा है अपन ने, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो क्या रहता है आपके पास, इनवेरिएंट रहता है। दूसरी भाषा में इसको लिखना चाहेंगे इंग्लिश में, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटम इज नॉट इनवेरिएंट बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट, ठीक है। बट लॉ मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इज इनवेरिएंट इन गैलीलियन ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, प्रूफ। अच्छा, टाइम नहीं आएगा क्या, अच्छा ओके ओके। अगर दूसरे फ्रेम में देख लो ना उसको, तो आगे बढ़ गया उसको, तो क्या हो, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। अच्छा, आगे बात समझ में, ओके ओके, धन्यवाद बताने के लिए। हाँ, इसमें वेलोसिटी में ये नहीं आएगा, वो पोजीशन में आता है ना, वो पोजीशन के लिए आता है। जब अपन पोजीशन का लिखते हैं, आर वेक्टर बराबर आर डैश प्लस बी टी, वेरी गुड, सही बात है ना आकाश, वेरी गुड, कम से कम जागे हो तो वो आप, ठीक है, ओके, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये था, अब अपन इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, प्रूफ करेंगे कि गैलीलियन जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ
क्या होता है, लागू होता है, यानी कि इनवेरिएंट रहता है। तो अपन क्या मान लेते हैं, पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, प्रूफ, ठीक है, क्या ले लेते हैं, दो फ्रेम ले लेते हैं। तो मैं एक पहले फ्रेम ले लेता हूँ सबसे पहले तो, चलो, यहाँ से एक फ्रेम ले लो सबसे पहले तो, एक तो ये ले लिया, ठीक है, और एक ये ले लिया, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, जिससे तुम्हें आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार, नहीं है। चलो हेमंत, आज क्या प्रोग्राम है भाई, गणेश चतुर्थी पर क्या प्रोग्राम कर रहे हो आज? मिठाइयाँ बन रही होंगी आज तो घर में, मिठाइयाँ बन रही होंगी आज तो यार। ठीक है, ये अपन ने क्या ले लिए, दो फ्रेम ले लिए, ठीक है, आज भी बात समझ में। इसका नाम दे देते हैं, भैया, तो इसका भी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका तो नाम दे दिया मैंने क्या, एस, और इसका दे दिया क्या, एस डैश, इसका दे दिया क्या मैंने, एस, और इसका दे दिया क्या, एस डैश, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब क्या हो रहा है, कोई टक्कर हो रही है, क्या हो रही है, कोई टक्कर हो रही है, ठीक है। सर एक ईयर फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी, हाँ बिल्कुल आते हैं, न्यूमेरिकल करवाएंगे ना, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। अभी रुको जरा, इसको एक बार कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि थ्योरी में से इसमें थ्योरम वगैरह या प्रूफ करवाने का पूछ लेता है, इसको एक बार कंप्लीट करवा देते हैं यार, ठीक है। चलो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अपन क्या है, एस में जब अपन बात करते हैं, ये थोड़ा सा दूर बन गया यार, थोड़ा सा और नज़दीक बना देते हैं इसको। न्यूमेरिकल आते हैं भैया, जरूर आते हैं न्यूमेरिकल तो, और अब तो 40% पार्ट आपका न्यूमेरिकल का ही आएगा, तो न्यूमेरिकल भी करवाएंगे आपको, है ना, सब कुछ करवाएंगे, पहले एक बार एक यूनिट को कंप्लीट होने दो, धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ होए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ये दो पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है, एक ये रहा, इसका नाम है M1 और इसका नाम है M2, ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कौन से फ्रेम में देख रहा हूँ, एस फ्रेम में देख रहा हूँ, अभी किस फ्रेम में, एस फ्रेम में देख रहा हूँ। तो ये टक्कर के बाद M1 M2 यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, ये आ गए, रहेंगे तो M1 M2, मास तो इनका चेंज होगा नहीं, ऐसा केस ही नहीं ले रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो इनका मैं वेग मान लेता हूँ, स्टार्टिंग में इनकी जो वेग है, इसका वेग है मान लेता हूँ क्या, U1, इसका है U2, इसका है V1 और इसका है V2। कौन से फ्रेम में देख रहा हूँ मैं फ्रेम में देख रहा हूँ, एस फ्रेम में, ठीक है। तो ये है इन एस फ्रेम, इन एस फ्रेम, ठीक है। अब इसी घटना को आप किस में देख लो, अब एस डैश में देखेंगे, इसी घटना को मैंने इसी डायग्राम को यहाँ बनाया है, और अब मैं एस डैश फ्रेम में देख रहा हूँ इसी को, ठीक है, इसी को किस में देख रहा हूँ, एस डैश फ्रेम में देख रहा हूँ। तो ये था मेरे पास, ठीक है, और एक ये रहा, दोनों टक्कर के बाद कहाँ गए, ये आ गए और ये आ गए। इसका नाम M1 था, M2 था, M1 हो गया और M2 हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसकी वेलोसिटी क्या बताएंगे अपन, बताओ तो जरा, क्या बताएंगे, इसका बताएंगे अपन, क्योंकि ये तो किस में था, एस फ्रेम में, और ये किस में है, एस डैश फ्रेम में, एस डैश फ्रेम, देखो ये रहा एस डैश फ्रेम, क्या, मैंने ये दोनों पहले साथ साथ ही थे, लेकिन मैंने किस में देखा, पहले तो एस में देखा, फिर एस डैश में देखा, ठीक है। चलो भैया जी, इसका नाम देंगे अपन क्या, U1 और डैश, क्यों एस डैश में क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं,
इसका नाम क्या है, U2 डैश। इसका नाम क्या है, P1 डैश। इसका नाम क्या है, P2 डैश। सही बात है, आगे बात समझ में। अब सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन मानते थे क्या, R0। R0 ठीक है। अपन तो यहाँ पर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का काम लेंगे, क्या लेंगे, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन का काम लेंगे। लेकिन संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, यहाँ पे लिख लेना, माना एस तथा एस डैश दो निर्देश तंत्र है, कैसे हैं, और दोनों जड़त्वीय है। क्यों, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन में दोनों कैसे होते हैं, जड़त्वीय होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, लेट एस एंड S1 आर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब क्या होता है, वी हेयर वी स्टडी ए कोलिजन ए सिस्टम ऑफ टू मास टू masses M1 एंड M2। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ हम दो द्रव्यमानों M1 और M2 के एक निकाय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखो ये आगे बात समझ में, किसी कोई आपत्ति है क्या इसमें, आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, इन फ्रेम एस। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, इन फ्रेम एस, एस तंत्र में पे ही ले लेते हैं चलो, संवेग संरक्षण से फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन निर्देश तंत्रों में संवेग संरक्षण का सिद्धांत निश्चर होता है। ठीक है, हाँ, तो क्या लगाएंगे अपन, देखो संवेग संरक्षण का नियम लगा दो, क्या आएगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। ठीक है, तो देखो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या हो रहा था, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो m1 और u1 और m2 और u2, टक्कर से पूर्व m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर के बाद m1 v1 प्लस m2 v2। तो लिख सकते हैं अपन वहां पर क्या, कि भाई साहब m1 m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 m2 v2। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट। यही काम अगर मैं
इन फ्रेम, अब ये कौन से फ्रेम में था, इन फ्रेम एस, ठीक है। अब यही काम मैं कौन से फ्रेम में करूंगा, अब इन फ्रेम एस डैश। तो बताओ तो जरा, एस डैश फ्रेम में क्या होगा, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, u1 डैश u2 डैश मल्टीप्लाई किसे, m1 से u1 का, m2 से v2 का, क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। अरे यार संवेग p बराबर mv तो होता है, mv, यानी कि इसके वेग का और गुणा कर दो वेलोसिटी इनटू मास, ठीक है। चलो यहां से देखो क्या आ जाएगा एस एस फ्रेम में, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। इनका अगर वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर लगा लो और अच्छा लगेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब अपन को क्या करना है, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्या था फॉर्मूला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का, कि भाई साहब आपके पास जो यू डैश अगर आप लेते हो, यू डैश तो बराबर किसके बराबर होगा, यू प्लस या फिर यू माइनस और किसके बराबर होगा, वी के, सही बात है, ये रिलेशन था, यही था क्या, देखो तो जरा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में यही फॉर्मूला था ना, सही है। या फिर इसको ऐसे लिख दो वेक्टर लगा के, ठीक है। अब मैं मेरे को जहां जहां पर यू डैश दिख रहा है या फिर ये डैश दिख रहा है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, u1 माइनस का v लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, u1 माइनस का v, चले, चलो तो लिख दो, चलो थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही, देखते रहना, ठीक है। चलो हाँ, अब ये जो वैल्यू है समीकरण नंबर 2 में रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में रखो जरा, देखो तो जरा, m1 और क्या आ रहा है यहाँ पर, u1 डैश, तो u1 डैश की जगह पर आप u1 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, u1 और माइनस का साइन और v, ठीक है, आ गया बात समझ में। फिर किसका है, प्लस का m2 u2 माइनस का v, सही बात है, इक्वल टू m1 और v1 का ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, v1 माइनस v प्लस m2 और ये किसका हो जाएगा, इसका होगा, देखो तो जरा, v2 माइनस का v, इसको सॉल्व करके देखो, थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो m1 u1 माइनस m1 v प्लस m2 u2 माइनस m2 v इक्वल टू, और क्या चल रहा है, m1 v1 माइनस का m1 v प्लस m2 v2 माइनस m2 v, ठीक है।
अब देखो आपस में कैंसल आउट हो रहे कि नहीं हो रहे। यहाँ पर m माइनस का m1 भी है और दूसरी साइड में भी माइनस का m1 भी है, तो आपस में कैंसल आउट। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का m2 भी है और इधर का माइनस का m2 भी है, तो आपस में कैंसल आउट। तो आप जरा देखना, m1 q1 प्लस m2 q2 इक्वल टू क्या आ गया, m1 और यही तो समीकरण है, ये क्या था, ये तो समीकरण एक ही था। यानी मैंने दो के दो में जब वैल्यू रखी तो समीकरण नंबर एक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैलिड है। जो कि समीकरण एक है। ठीक है, विच इज इक्वेशन फर्स्ट। तो अपन कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम गैलीलियन रूपांतरण में निश्चल रहता है। क्या संवेग रहता है, नहीं, लेकिन संवेग नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, सो वी कैन से दैट मोमेंटम कंजर्वेशन इज ए कंजर्वेशन लॉ इज इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हो गया आपका एक भौतिकी का नियम और कंप्लीट। ठीक है, इसको लिख लो एक बार। लिख करके कमेंट करना जरा। लिख लिया क्या, आगे बढ़े पुष्पेंद्र। डन का मैसेज लिख दिया करो जब कंप्लीट हो जाए ना, तब। ठीक है, चलो। ये सब किसी रह तो नहीं गया ना कोई। चलो, अब लिख लो दूसरा। ऊर्जा एनर्जी ठीक है, लो। ठीक है? तो जिस प्रकार गैलीलियन रूपांतरण में हमारे पास जो संवेग का नियम अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम भी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं गैलीलियन रूपांतरण में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी निश्चल रहता है या फिर अपरिवर्ती रहता है।
ठीक है, शब्द कुछ भी आ सकते हैं, अपरवर्ती भी आ सकता है, अचर भी आ सकता है, निश्चर भी आ सकता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं सर आपने तो वो लेकर रखा था और प्रश्न में वो आ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिख देना एनजीटी, गैलेन ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, इसको जीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज इनवेरिएंट। ठीक है, आपसे कैसे जाएगा, प्रूफ दैट एनजीटी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज इनवेरिएंट। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। सर ये तो 12th में भी किए थे, हाँ, लेकिन यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, जीटी पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, जीटी कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन का आप कर लोगे क्या, एनर्जी कंजर्वेशन वाला आप लगा लोगे क्या, वही करना है क्या, कि भैया जी आपके पास जो ई डैश है, ई वन डैश प्लस ई टू डैश, ये करनी है अपन को, ऐसे करनी है, कर दोगे क्या। यानी कि S1 में एनर्जी कंजर्वेशन और S2 में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो क्या, हाँ लगा सकते हो क्या, जब तुम्हें आगे बढ़ो या फिर करवाऊं। चलो करवा देते हैं, ठीक है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, ठीक है, बाद में खुद ही बोल दो कि सर आपने करवाया ही नहीं था। हाँ, ठीक है, तो इसके लिए भी अपन एनर्जी कंजर्वेशन के लिए भी क्या लेते हैं, नाउ माना, लिख लेना, दो कणों का या फिर दो कणों का माना, लेट देयर इज ए टू मास सिस्टम, देयर इज ए टू मास सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को भी साथ साफ 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 लिख देते, ठीक है। और दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में टक्कर हो रही है, और दोनों कण क्या कर रहे हैं, दोनों कणों की दोनों कणों की टक्कर का उदाहरण या अध्ययन करते हैं, दोनों कणों की टक्कर का अध्ययन करते हैं। नाउ वी स्टडी द collision of both पार्टिकल्स। ठीक है, दोनों कणों की जब हम टक्कर का अध्ययन करेंगे तो क्या करेंगे, वही एस और एस डैश आ जाएगा, पहले वाला सिस्टम। तो मैं मान लेता हूं कि माना इन एस फ्रेम फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये लिख लेना, ये तो इसको हिंदी में लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो, ठीक है, तो टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर के बाद ऊर्जा, तो यहाँ पे लिख देना एनर्जी बिफोर collision इक्वल टू एनर्जी आफ्टर collision। ठीक है, और कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, कितनी की, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो जब अपन एस फ्रेम की बात कर रहे हैं, एस फ्रेम में,
तो एस फ्रेम में क्या था, अपना वेग तो आपको पता ही है क्या था, u1 था, u2 था, v1 था और v2 था। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, लगा लो, क्या आएगा 1/2 m1 पार्टिकल की ऊर्जा, मान लेते हैं m1 u1 स्क्वायर है, m2 और u2 स्क्वायर। ठीक है, बाद में क्या हो गई, मान लेते हैं अपन m1 और v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि कुछ ऊर्जा इधर उधर भी खर्च हो गई होगी, टक्कर की हुई होगी। अपन अप्रत्याश टक्कर मान के चल रहे हैं। अप्रत्याश टक्कर में क्या मान के चल रहे हैं कि भाई साहब कुछ एनर्जी आपकी बाहर भी खर्च हो गई, या तो आवाज हुई, उन दोनों में कणों में टक्कर हुई, या फिर वो टूट गया या फूट गया, तो कुछ एनर्जी वहां पर भी खर्च हो गई होगी। तो अपन ने उसको भी यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जो क्यू है ये अन्य कार्यों में खर्च ऊर्जा, एनर्जी इन अदर फॉर्म। एनर्जी कंज्यूम इन अदर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर अपना फर्स्ट। कौन से फ्रेम में हो गया, H2 फ्रेम में हो गया। अब अगर अपन H फ्रेम में देखें तो क्या हो जाएगा, अब तो लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, तो N है, यहाँ पे इसको भी लिख लो H फ्रेम। ठीक है, H फ्रेम में क्या हो जाएगा फिर तो 1/2 m1u1 प्लस 1/2 स्क्वायर है ना, m1 m2 u2 डैश का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 और v1 डैश का स्क्वायर, डैश को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस क्यू। ये हो गया समीकरण नंबर 2। कौन से फ्रेम में, एच डैश फ्रेम में। कौन से फ्रेम में, एच डैश फ्रेम में। और अपन क्या कह रहे हैं कि अगर ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लग रहा है तो इसमें भी लगना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पर भी ये लगा दिया। अब अपन जानते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जानते हैं क्या, कि अगर मैं इसकी जगह पर कौन सा लिख दूं, प्लस वाला साइन लगा दूं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दूं समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि जीटी फ्रॉम जीटी, डब्ल्यूटीपी वाला जीटी नहीं है, ये है ना जीटी। तो जीटी में क्या होता है अपने पास, पी बराबर होता था क्या अपने पास, पी डैश प्लस पीटी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या कर देते हैं अपन, पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, वेक्टर लगाओ तो वेक्टर भी लगा लो। ठीक है, मैंने वेक्टर नहीं लेके चल रहा था हालांकि। हाँ, तो इसको कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में सभी मान रखने पर, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था अपने पास, एस वन फ्रेम वाला था, तो देखो वहां पर क्या होगा अपने पास, क्या था अपने पास, वैसे ही याद हो जाएगा, तो 1/2 m1 था और क्या था u1, u1 की जगह क्या हो जाएगा u1 डैश प्लस v 1/2 m2 और u2 की जगह पर क्या हो जाएगा u2 डैश प्लस v। सही बात है, आगे चलो 1/2 m1 और यहाँ पर आया था v1, v1 की जगह क्या हो जाएगा v1 डैश प्लस है v 1/2 m2 और क्या हो जाएगा v2 डैश प्लस v और प्लस का q, प्लस का q। सही बात, किसी कोई आपत्ति, किसी कोई समस्या।
सही है। और यहाँ पर अपन इसको अगर मोड की फॉर्म में भी लिखे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोड की फॉर्म में। ये है ना ये। अच्छा, स्क्वायर भी तो लगाना है ना इसके ऊपर, m1 का। अच्छा, स्क्वायर होता है ना वो स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है। तभी तो मैं सोचिए मोमेंटम जैसा क्यों लग रहा है देखने में। ठीक है। हाँ आकाश, सही है ना। ये स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि अपन क्या लगा रहे हैं, 1/2 mb स्क्वायर, स्क्वायर भी चल रहा है इसका। ठीक है, सही बात है। और ये सब के सब कैसे फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कैसी फॉर्म में है ये सब, वेक्टर फॉर्म में। अगर लास्ट में वेक्टर ना लगाया हो तो मैं उस पर वेक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, सब वेक्टर है। आकाश, दिक्कत तो नहीं है भाई कुछ। हम्म। हाँ, अब देखो, ये आगे बात समझ में। अब देखो ये क्या हो रहा है, वेक्टरों का स्क्वायर हो रहा है। अगर यहाँ पर अपने पास कोई भी जो ये क्या है, वेक्टर है ना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब होता है u1 डैश प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर है ये। ठीक है, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे। और इसका मतलब है यहाँ पर ऐसे होता है कि भैया जी आप ये जो वेक्टर्स हैं इनका लिखो क्या, u1 डैश वेक्टर प्लस बी वेक्टर का u1 डैश प्लस, आएगा तो वही, लेकिन इसको लिखने का तरीका है ये। ठीक है, ऐसे लिखो इसको पहले तो। सबसे पहले तो इसको कैसे लिखो, ऐसे लिखो, क्योंकि ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। ठीक है सर जी, यू डैश माइनस वी, नहीं भाई, अगर आप यहाँ पर वी डैश निकालते ना, वी डैश, तब आता वो वी माइनस का वी यू, वी वेक्टर। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दो, डैश नहीं निकाला है मैंने, डायरेक्ट वेक्टर ही लिखा है मैंने। ठीक है, ये अगर मैं वी डैश निकाल दूँ तो माइनस का होगा ना वो तो। आकाश भूल गए क्या, यू डैश प्लस वी। हाँ, देख जरा ध्यान से, वहां पर मैंने माइनस वाला लिया था, वहां पर उल्टा किया था मैंने, वी डैश लिया था, इसी का वो कर देता, साइड चेंज कर दी थी और कुछ नहीं किया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, u1 स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा कि u1 डैश का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, और क्या आ जाएगा अपने पास, 2p और u1 डैश। ठीक है, और ये दोनों के आपस में वेक्टर भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अपन को सॉल्यूशन करना होगा। तो इसकी जगह पर अपने, की जगह पर अपन ये सारा का सारा मान कहाँ रख देंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, फिर इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। सबके लिए अपन क्या रखना पड़ेगा, अपन को मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है सर। ए एस डैश में वी डैश ही निकलेगा। हाँ, तो वी डैश निकाल लो, तो मैं तो अब मान रख रहा हूँ ना अलग से। एस डैश तो वो लिख तो दिया मैंने, कहाँ है एस डैश, ये रहा, डैश में तो लगाया है यू डैश, यू u2 डैश। मैं समीकरण नंबर फर्स्ट में रख रहा हूँ ये वैल्यू, समीकरण फर्स्ट में, ये रहा ना समीकरण नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, v1 है, v2 है, u2 है, u1 है, तो मेरे को तो u1 और u2 का मान रख के दिखा रहा हूँ मैं तो आपको। आप अगर चाहते हो तो इसमें रख लो मान, इसमें रख के इसकी मान लगा दो, या तो इसका मान रख के इसमें लगा दो। मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर फर्स्ट में वैल्यू रख रहा हूँ आपकी बात, समीकरण नंबर फर्स्ट में वैल्यू रख रहा हूँ, फिर मैं आपको समीकरण नंबर सेकंड लाके बताऊंगा। ठीक है। हाँ, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, वो मेरा वैसे, अगर मैं इसको इसका वैल्यू रखूंगा तो सेकंड में रख दो इसका मान, अगर आप वी डैश रखना चाहते हो तो सेकंड में रखो और फिर फर्स्ट ला दो। मैं क्या रख रहा हूँ, वी ला के बता रहा हूँ और अब सेकंड ला के बताऊंगा। ठीक है ना जादू का काम। जादूगर करता है ना, बस मैं अब इस बॉल को इधर से ला के इधर से निकाल के बताऊंगा। हाँ, चलो ठीक है।
बात करते हैं अब किसकी, इसके मान रखो चलो। हाँ, मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हो यार आप लोग, मुद्दे से भटका देते हो। चलो, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2, और यहाँ पर क्या आएगा, m1 तो है ही अपने पास, अंदर क्या जाएगा इसके अंदर, u1 डैश का स्क्वायर। थोड़ा और बारीक कर लेते पेन को। ठीक है, तो आएगा क्या, 1/2, ज़्यादा ही बारीक हो गया, 1/2, और अंदर क्या आएगा, m1 तो चलेगा साथ में, और अंदर लिखो, देखो u1 डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2u1 डैश बी प्लस 1/2, इसका देखो m2, और इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, u2 डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2u2 डैश डॉट वी। ठीक है, प्लस, यहाँ पर हो गया तो कंप्लीट बराबर। अब इसकी बारी, 1/2, और इसकी जगह पर क्या आएगा, m1, देखते रहना, v1 डैश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और v1 डैश इंटू बी। तब मैं वेक्टर भी लगा देना इसमें, जो लास्ट में जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर वालों को छोड़ के सबके ऊपर क्या आएगा, वेक्टर। ठीक है, और प्लस का क्या चल रहा था अपने पास, क्यू भी चल रहा था, प्लस का क्यू, क्यू को कैसे भूल जाएंगे यार, क्यू को कैसे भूल जाएंगे अपन। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर, आप देखो 1/2 और m1 u1 डैश वाले का स्क्वायर, इसको साइड में उतार लो आप, मैं इसको लिख देता हूँ 1/2, पेन भी चेंज कर लेता हूँ एक बार, 1/2, और ये क्या आएगा देखो m1, और इसकी जगह पर क्या आएगा, u1 डैश प्लस क्या आएगा, 1/2 m1 और बी स्क्वायर प्लस 1/2 m, 1/2 से देखो, 1/2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा m1, और क्या आएगा यहाँ पर u1 और v। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2, और क्या आएगा v स्क्वायर। एक भी स्टेप गलत हुआ तो पूरा पूरा समीकरण गलत हो जाएगा, m2 और u2 डैश इंटू v। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्या, इक्वल टू, अब नीचे वाले का भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको बाद में नीचे कर दूंगा। ठीक, अब इस वाले का करो, तो इस वाले का करोगे तो क्या आएगा देखो, 1/2 और m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर। अच्छा, ये m1 वाले के लिए लिखा था, m2 वाला तो अपन ने लिखा ही नहीं अभी, मैं m2 वाला भी तो नहीं लिखा ना अभी। यहाँ पे प्लस में 1/2 m2 v2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v2 डैश v। ठीक है, ये भी हो गया, और प्लस में क्या चल रहा है इनके साथ, q, प्लस में क्या चल रहा है यहाँ पे, q। चलो, अब आ जाओ, ये हो गया 1/2 m1 v1 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m1, और किसका आएगा, v स्क्वायर प्लस, फिर किसका आएगा,
1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। देखो कहाँ गया, हाँ 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा M1 V1 डैश का V, तो यहाँ पर लिख दो M1 V1 डैश इंटू V वेक्टर, ठीक है। और फिर ये हो गया ब्रैकेट बंद प्लस। अब किसकी बात आएगी, 1/2 M2V वाले की, तो इसको भी करो 1/2 M2V2 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 M2V स्क्वायर प्लस, और क्या आएगा M2, और क्या आएगा V2 डैश और V वेक्टर, ठीक है। और इस सब के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, इन सब के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये क्या है Q, ठीक है। अब ये क्या है Q। अब यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखना, ये तो क्या आ गया अपने पास पहले वाला मोमेंटम, और ये भी क्या आ गया पहले वाला मोमेंटम S1 फ्रेम वाले में, ठीक है। और बात आती है यहाँ पर, देखो आप, हाँ ये आ गया अपने पास पहले वाला मोमेंटम, और ये आ गया पहले वाला मोमेंटम, ठीक है। बाकी की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है M1 1/2 M1V स्क्वायर और 1/2 M1V स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट, वेरी गुड। M1/2 M2V स्क्वायर और 1/2 M2V स्क्वायर आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट, सही बात है। कहाँ नहीं लिखा है M2, चलो हाँ। अब देखो, तो मैं इन सबको अब और सुंदर तरीके से लिख दूँ थोड़ा सा, तो सुंदर तरीके से लिखो जरा, यहाँ पर आएगा क्या 1/2 M1 और Q1 डैश का स्क्वायर प्लस, और क्या बचा यहाँ पर 1/2, और क्या बचा 1/2 M2U2 डैश का स्क्वायर प्लस, और कुछ ही बच रहा है कि एक तो ये बच रहा है और एक ये बचा, ठीक है दोनों। तो M1U1 और M2U2 डैश, इनको तो लिख लो प्लस में, और V वेक्टर दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं M1U1 प्लस M2U2 इंटू V वेक्टर, ठीक है, इंटू V इक्वल टू, बराबर में भी क्या आ जाएगा, ऐसे ही सिमिलरली दूसरी साइड में आ जाएगा, क्या आएगा 1/2 M1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2V2 स्क्वायर, यही बचेगा, देख लो M2V2 बच रहा है यार डैश में, ठीक है। और क्या बचा है इसमें, और M2, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये बचा एक तो M1V1 डैश, तो यहाँ पर लिखो M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश, और क्या बचा है यहाँ पर, V बाहर आ जाएगा इसमें, V क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, V क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब प्लस में Q भी है भैया, ये प्लस में Q भी है। अब एक बात बताओ, तो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं, ये हो गया आपके पास, ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। अब एक चीज़ बताइए, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर, क्या दिया था समीकरण नंबर, कौन सा समीकरण नंबर है इसको, चलो समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3, और अपन लेते हैं आगे। अब चूंकि आप एक बात बताओ, इसमें ध्यान से देखना, ये क्या हो रहा है M1U1 प्लस M2U2, S1 फ्रेम में मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है ना शायद, देखना जरा मोमेंटम कंजर्वेशन में यही था क्या, M1U1 प्लस M2U2, और ये बराबर किसके आ रहा था M1U1 डैश प्लस M2U2 डैश से, तो यहाँ पर अपन लिखें संवेग संरक्षण से y मोमेंटम
क्या कहता है मोमेंटम कंजर्वेशन? मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है कि भैया आपके पास m1u1 प्लस m2u2 बराबर होंगे क्या, m1 और u1 डैश m2u2 डैश, यानी कि एक निर्देश तंत्र के अंदर, ये तो किसके अंदर, एस के अंदर, और ये किसके अंदर था, ए डैश के अंदर। ठीक है, मोमेंटम इन एस इक्वल टू मोमेंटम इन एस डैश, सही बात है। तो इसको अपन में अगर इसकी जगह पर मैं ये पुट कर दूं उसमें, तो कोई आपत्ति है क्या पिछले वाले समीकरण में? तो रख दूं, तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर फ्रॉम क्वेश्चन 3 क्या आएगा उसमें, समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो देखो 1/2 m1 था उसमें, देखो समीकरण नंबर 3 में क्या आता है यहाँ पर। ये रहा समीकरण m1u1। अब इसकी जगह पर मैं रख देता हूँ क्या, m1u1 प्लस m2u2, m1u1 प्लस m2u2 की जगह पर क्या रख देता हूँ, m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश। लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना? अच्छा v1 आएगा ना, m1v1, v1 डैश रखना पड़ेगा अपन को, है ना। चलो संवेग से पहले और संवेग का बाद लगा दो, चलो यहाँ पर बिफोर और आफ्टर वाला लगाना है इसमें, एस और एस वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो इसके ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर, v1 और v2 लगा लो। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, डैश है, ये हो गया अपने पास। तो अगर इसकी जगह पर अपन ये वाला वहां पर पुट कर देंगे, क्या कौन सा हो गया, v4 वाला और आफ्टर वाला, आफ्टर, ठीक है। इसको रखो m1u1 डैश प्लस 1/2 m2u2 डैश प्लस, क्या रहा था यहाँ पर, 2 तो कैंसिल हो गया था, और ये था m1u1, तो इसकी जगह पर क्या रख रहे हैं अपन, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ठीक है, आगे बात समझ में। और यहाँ पर आ गया क्या, v बराबर में क्या चल रहा था, 1/2 m1v1 डैश प्लस 1/2 m2v2 डैश प्लस, और ये क्या है अपने पास, m1v1 वाला है ही, तो इसको लिख देते हैं m1v1 प्लस m2v2, और इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था, इंटू v और प्लस में q। तो आप देखो दोनों साइड में m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश इंटू v, और m1v1 प्लस m2v2 इंटू v, आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दोनों कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा देखो तो जरा, 1/2 m1u1 डैश प्लस 1/2 m2u2 डैश प्लस, प्लस तो बचा ही नहीं यहाँ पे, तो कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1/2, और क्या आया, m1v1 डैश प्लस 1/2 m2v2 डैश प्लस q। अरे ये तो किस में है, एनर्जी, ये किस में आ गया, अब इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन इन एस्टेस फ्रेम। ठीक है, यानी कि मैंने एस जो था अपने पास निर्देश तंत्र, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, और उसकी वजह से क्या आ गया अपने पास, एनर्जी कंजर्वेशन क्या आ गया, एस्टेस फ्रेम में आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि जो एनर्जी कंजर्वेशन है, जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। अतः हम गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण
नियम कैसा होता है? निश्चर या फिर अपरिवर्ती। ठीक है, अपरिवर्ती होता है। तो सो वी कैन से दैट इन जीटी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ इज इनवेरिएंट। लॉ इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट लग लेना इसको। ठीक है, क्या मतलब हुआ? यानी कि हमारे पास जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है वो भी गैलीलियन रूपांतरण में कैसा होता है? अपरिवर्ती होता है। सर वर्ग भी आएगा क्या? अच्छा, वर्ग किसका? हाँ, ओके ओके, चलो ठीक है। हाँ, इसमें वर्ग नहीं आएगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये तो अपने पास संवेग संरक्षण लगाया था, यहाँ पर आएगा वर्ग। वर्ग जरूर आएगा भाई। ठीक है, हाँ, चलो सही है, हो गया काम, अब सही है। राम राम जी गुरु जी। राम यादव आज कितने दिन में आया भाई? सर अगला चैप्टर तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना? अगला चैप्टर अपन अभी रिलेटिविटी वाला बाद में करेंगे, पहले कोरोलियस फोर्स वाला करेंगे कंप्लीट आकाश। ठीक है, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अभी तो अपन पहले वो करेंगे कौन सा? कोरोलियस फोर्स वाला, जो अपने पास रोटेशन फ्रेम होता है ना उसको, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला करेंगे। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत वाला। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को और कुछ पूछना है क्या? सर आपने एमडीएसयू का सिलेबस देख लिया क्या? आप जो यूनिवर्सिटी का पढ़ा रहे हैं दोनों सेम ही हैं क्या? नेहा, देखो भाई बच्चों, आपके पास जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है ना, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी, वो आपको जो अपने ऑफिस या फिर अपने कोचिंग के जो नंबर है ना, उन पर आप क्या करना, उसको सिलेबस को भेज देना, वो मेरे को बता देंगे और मैं देख लूँगा। ठीक है नेहा, बाकी मैं ट्राई करता हूँ आज और देखूंगा एक बार, जो भी अगर आपका कोई डिफरेंस होगा तो उसका अलग से आपको मैं चैप्टर वाइज उसको करवा दूंगा। ठीक है आकाश? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं कोरोलियस फोर्स वाला। कौन सा? कोरोलियस फोर्स वाला, यानी छद्म बल जो होते हैं अपने पास। ठीक है, फेक फोर्सेज। और एक अपने पास जो गोंडी फ्रेम है, यानी ये तो अपन नॉर्मल वाले फ्रेम पढ़े, अभी रोटेशनल वाले फ्रेम पढ़ेंगे। जो थीटा था ना अपने पास, जो झुके हुए निर्देशांतर, उसको ओमेगा टी कर देंगे। क्या कर देंगे? ओमेगा टी कर देंगे। ठीक है, और अब आपकी क्लास का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, तो कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी लेंदी सिलेबस हो चुका है, समझ रहे हो? और दिसंबर या जनवरी में आपके एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है नया, मैं चेक कर लूँगा। ओके, अगर आपने एमडीएसयू का सिलेबस भेज दिया तो मैं उसको देख लूँगा एक बार। और बताइए, और सब राजी खुशी? हाँ, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी यूनिट कंप्लीट नहीं हुई। अपने पास जो यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अपन ने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट था कौन सा? फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सेकंड आता है अपने पास कौन सा? रोटेशन फ्रेम एंड कोरोलियस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, दूसरा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये तो अपन क्या कर चुके हैं, ये तो कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 30% कंप्लीट अपना। ठीक है, अभी इसमें भी 30-30% है।
अब अपन कोशिश करेंगे इनको अगले लगभग 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट करने का, ठीक है। क्योंकि अपन ने यूनिट फर्स्ट में मैंने क्या है बहुत ज़्यादा लेक्चर ले लिए आपके, हालांकि इतना ज़्यादा लेने नहीं चाहिए थे लेक्चर, लेकिन मैं सोचा मैंने क्या यार आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इस वजह से। हाँ पुष्पेंद्र, मैं चेक करवा के डलवा दूंगा उसको भी, ठीक है। सर आप जो पढ़ा रहे हो उससे बाहर नहीं जाएगा ना। देखो हेमंत, जो आपका सिलेबस है ना, वो आपके हाथों में है, ठीक है, आपके हाथों में हो, ठीक है। अब आप बच्चे तो रहे नहीं, ठीक है, कि अब देखो सिलेबस को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ आपके, ठीक है। अब मैं एग्जाम या एग्जाम पेपर तो सेट कर नहीं रहा, या फिर मैं आपको गोली दे दूं कि 100% पेपर मेरा ही मिलेगा। 100% तो नहीं कह सकते, 80 85 90 95, ठीक है, ऐसा इतना परसेंट लगभग अपना मिलेगा, ठीक है। हाँ, और जब अपन को जो सिलेबस दिया है ना, जो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस दिया है, उसी में से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब आप 11वीं 12वीं के बच्चे नहीं रहे हो, हाँ, ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं है। जो पढ़ते हैं वही आता है, जो आप पढ़ोगे या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वही उसी में से आएगा पेपर दो, ठीक है। लैंग्वेज उसकी इधर उधर हो सकती है थोड़ा बहुत। अब आप कहो कि सर जी आपने तो ना, अब जैसे ये था पिछले वाला, आपने सर संवेग संरक्षण नियम लिखवाया था, हमें तो संवेग संरक्षण सिद्धांत पूछा है, ये क्या बात हुई, ठीक है। तो इधर उधर थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, बाकी पेपर वैसा ही आता है, समझ रहे हो। घूर्णी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? चलो बताते हैं। सर सेमेस्टर एग्जाम में कंपलसरी बुक नहीं है क्या? कंपलसरी है ये सब? अच्छा तुम्हारे हिंदी इंग्लिश वाले, हाँ वो कंपलसरी हैं, वो तो लगेंगे ही। अंकित गुर्जर, सर सेमेस्टर एग्जाम में कंपलसरी बुक नहीं है क्या? कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश जो आपके लगते हैं, जो लैंग्वेज कंप्यूटर वाले एलिमेंट्री कंप्यूटर वाले वो सब लगेंगे। और उसको अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर नहीं कर पाते तो सेकंड में करना पड़ेगा, सेकंड में नहीं कर पाते तो थर्ड ईयर में करना पड़ेगा, मतलब थर्ड सेमेस्टर में, ऐसे करने पड़ते हैं वो, ठीक है। अभी बढ़ाएंगे कुछ दिन में, आकाश, चल रही है प्लानिंग। हाँ चलो भाई। तो एक बच्चे ने पूछा है कि सर अपन जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले रोटेशनल फ्रेम, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्या होता है, सपोज करो एक तो आदमी इस रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में, ठीक है। अब अपन ने पार्कों में होते हैं जो घूमने वाले होते हैं ना, चक्के, घूमने वाले चक्के, उस पर मैं बैठा देता हूँ किसी को, ये रहा अपने पहिया है, इस पे खड़ा कर देता हूँ इसको, और ये पहिया क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये इसकी एक्सिस है सपोज करो। तो ये जो हो रहा है इसको बोलते हैं रोटेशन। किसी एक अक्ष के परितः है या फिर किसी एक्सिस के अराउंडिंग, या अपन जब रोटेशन करते हैं घूमते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, घूर्णन। घूर्णन का मतलब तो यही होता है ना। तो यहाँ पर ये जो आदमी है ये घूमता घूमता बात करेगा, क्या करेगा, घूमता हुआ बात करेगा अपन से। ये कोई ओमेगा इसकी कोणीय वेलोसिटी होगी ओमेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था जो यहाँ पर स्थिर था, ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। अच्छा एक बात बताओ सर जी, हिंदी एंड इंग्लिश की एग्जाम लगेगी क्या सेमेस्टर? हाँ बिल्कुल लगेगी भाई, वो तो कंपलसरी है, वो तो लगेंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश भी लगते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास जो ओमेगा है ये अब क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इनकी स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि अपन जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी प्रयोग होते हैं, उनको जब अपन करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की उसमें क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। अब अभी यूनिट कहाँ खत्म हुआ, अभी तो शुरुआत होगी भाई। अंकित पूछ रहे हैं सर यूनिट खत्म हो गई क्या? चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। राधे राधे।